आपको बता दें कि अब से बस कुछ ही देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बड़ी बातें कही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि चीन अपनी सीमा में रहे, चीन अपनी हद में रहे। उन्होंने कहा है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति जरूर अपना रहा है, लेकिन हम भी टस से मस होने वाले नहीं है। हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह भी कहा है चीन को लेकर कि चीन से अभी भी बातचीत जारी है, लेकिन बेनतीजा। अब तक जितनी भी बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है। भारत अपनी जमीन दूसरे के हाथ में नहीं जाने देगा। हम पूरी तरह से तैयार है। विस्तारवादी एजेंडा वाले किसी भी देश से निपटने की क्षमता भारत में है। साफ तौर पर रक्षा मंत्री ने यह बात कही कि सीमा पर गड़बड़ी फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। चीन से सैन्य स्तर की बात आगे भी होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि चूंकि अभी बातचीत हो रही है, इसलिए वहां पर यानी कि LAC पर किस तरह से हमारे सैनिक, हमारे सुरक्षा बल जमे हुए हैं, क्या कुछ हुआ वो अभी विस्तार से नहीं बता सकते। पाकिस्तान पर भी उन्होंने साफ तौर पर हमला किया है। हम सीमा के बाहर भी दुश्मन को मारने में सक्षम है। सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए रक्षा मंत्री अपने जन्म से ही नापाक हरकतें करता रहा है पाक, ये भी उन्होंने दो टूक कहा है। भारत के जवानों ने हर बार दिया मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा सीज़फायर का उल्लंघन करता रहा है। उन्होंने कहा कि जो हमें छेड़ेगा उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। किसान आंदोलन पर भी खुलकर उन्होंने बात की। खेती के बारे में राहुल गांधी से ज्यादा जानता हूं, रक्षा मंत्री ने यह बात कही। किसानों का दर्द हमारा दर्द है, किसान हित में ये तीनों कानून है। हर बिंदु पर, किसी एक बात पर नहीं, हर बिंदु पर बात हो, हां या ना में बातचीत नहीं होनी चाहिए। कुछ ताकतों ने किसानों में भ्रम पैदा करने का काम किया है, यह भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ और जो बड़ी बातें रही हैं, उन्होंने ये भी कहा कि किसानों से ज्यादा किसानों के बारे में हमारा राष्ट्र, हमारा देश हर वक्त फिक्रमंद रहा है। उनके आगे हमारा शीश हमेशा झुकता रहा है। राजनाथ सिंह को बातचीत से नतीजे की भी उम्मीद है। उन्होंने अपनी बातचीत में, अपने इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया कि आज जो बातचीत होने वाली है किसानों के साथ, उसमें कुछ ना कुछ सकारात्मक जरूर निकलेगा। और 35 दिन के किसान आंदोलन के बाद आज सरकार किसानों के साथ 7वें दौर की बात कर रही है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नए खेती कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी और उनका भला होगा। इसके बाद भी जरूरी संशोधनों के लिए भी सरकार तैयार है। मोदी सरकार किसानों के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकती है। उन्होंने आज बातचीत से नतीजा निकलने की भी उम्मीद जताई है। लेकिन चीन को लेकर रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर, आपने कहा था कि पाकिस्तान और चाइना जो है एक मिशन मोड पर काम कर रहे हैं, बॉर्डर बाउंड्री को, उनके डिस्प्यूट्स को जिंदा रखने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि 2020 में जो हुआ वो एक इन दोनों मुल्कों की मिलीभगत थी? मतलब एक एकतरफा अटैक नहीं था चाइना से, इनकी मिलीभगत थी, जुगलबंदी थी। क्या आप समझते हैं ये हो सकता है? मैं इस संबंध में कुछ प्री एम्प्ट नहीं करना चाहता, और हमारी आंख तो सचमुच बिल्कुल जिसे कहा जाए ना, हमारी नजर तो बस चिड़िया की एक आंख पर होती है। जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी हो। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाएं। डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो एक किस्म से रुक गई है। अगला डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ है? ये बात सच है कि इंडो और चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा था, उसे दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा था। मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही थी और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। अगले राउंड की भी बैठक होगी, क्योंकि हाल में ही अभी WMCC यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है, लेकिन मिलिट्री लेवल पर बातचीत अगले राउंड में होने वाली है। वो कभी भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। स्टेटस को बना हुआ है, नहीं, यथास्थिति बनी हुई है। तो अगर यथास्थिति बनी हुई है, उसका मतलब डिप्लॉयमेंट लेवल जो है वो कम नहीं होने वाला हमारी तरफ से। जब यथास्थिति बनी रहेगी, स्वाभाविक है डिप्लॉयमेंट कैसे कम होगा। तो डीएस्केलेशन भी नहीं, ना डिप्लॉयमेंट, ना तो डिप्लॉयमेंट हमारा
कम होगा और मैं समझता हूं कि उनका भी डिप्लॉयमेंट कम नहीं होगा। और आपको बता दें कि थोड़ी देर में हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ेंगे, गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल जुड़ेंगे और साथ ही साथ मंजीत नेगी भी होंगे, जो कि बताएंगे रक्षा मंत्री के इन बातों के पीछे क्या वजह है और इन बातों का मतलब दरअसल क्या निकलता है। लेकिन सबसे पहले क्या कुछ कहा है किसानों को लेकर रक्षा मंत्री ने, जरा सुन लेते हैं। हो रही है और मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ समाधान उसका निकलेगा, यह मेरा विश्वास और भरोसा है। और मैं हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल को मैंने भी स्वयं देखा है, कृषि मंत्री भी रह चुका हूं और कृषि जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ भी हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह किसानों के हित में है। इतना तो मैं ये कह सकता हूं कि राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज्यादा जानता हूं, क्योंकि किसान मां की कोख से ही पैदा हुआ हूं। इसलिए जिस मां की कोख से पैदा हुआ हूं और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूं, मैं किसान का बेटा हूं, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीब मां की कोख से पैदा हुए हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहूंगा कि भारत के आंतरिक मामलों में बोलना बंद करें। भारत को किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में बैठकर समस्याओं का समाधान करेंगे। यह भारत का आंतरिक मामला है। दुनिया के किसी देश को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। भारत ऐसा वैसा देश नहीं है जो चाहे वो बोल दे। तो हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह, साथ ही कुमार कुणाल और मंजीत नेगी। हम तीनों से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं सिंगू बॉर्डर, जहां पर जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आज एक अहम बैठक, छठे दौर की बातचीत होने वाली है किसानों और सरकार के बीच में। इस बीच रक्षा मंत्री का यह बड़ा इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बेहद सकारात्मक तौर पर यह कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस बातचीत से कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। और बिल्कुल भवन में जो किसानों के साथ बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक से पहले देश के रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से किसानों को लेकर के उन्होंने बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि किसानों का दर्द जो है वो हमारा दर्द है और साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ बातचीत लगातार चल रही है और सकारात्मक तौर पर ये बातचीत हो रही है। ऐसे में किसानों को भी ये देखना चाहिए कि सरकार जिस तरीके से इन तमाम चीजों को लेकर के आगे बढ़ रही है उस पर किसान की सोचे और तर्कपूर्ण तरीके से बातचीत करें। तो यानी कि आज की जो बातचीत 2 बजे होगी उसमें एक तरीके का संदेश राजनाथ की तरफ से ये दिया गया है और ये कहा गया है कि किसान भी इसको लेकर के बड़े स्तर पर आगे बढ़े और खुले मन से बातचीत करें। लेकिन कल जो किसानों की चिट्ठी सरकार के पास गई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो लोग एजेंडे पर बातचीत करना चाहते हैं और उन्होंने 4 मुख्य एजेंडे दिए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, एमएसपी के लिए गारंटी कानून बने, साथ ही 2 बातें उन्होंने बिजली का कानून और इसके अलावा पराली को लेकर के जो लगातार उनकी मांग है उस पर वो लोग बातचीत करने के लिए वहां पर जाएंगे। तो उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तब तक वो लोग अपना आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। आंदोलन का आज 35वां दिन है श्वेता, और अभी यहाँ की जो स्थिति काफी अहम है, आज का दिन काफी अहम। जितेंद्र आएंगे आपके पास, चलते हैं हम गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर कुमार कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, रक्षा मंत्री की बातें, चूंकि वो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि किसानों का दर्द हम बहुत ही बेहतर समझते हैं और खास करके अपने बारे में उन्होंने कहा कि मैं बहुत बेहतर समझता हूं इससे। लेकिन उन्होंने ये बात भी आज कही कि लगातार जिस तरह से किसानों को भ्रमित कहीं ना कहीं कुछ ताकतें कर रही हैं, आज जो बैठक होनी चाहिए उसमें हां या ना में नहा, बल्कि हर बिंदु पर बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल, और यही बात हम बीच किसानों के ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे किसान भी बैठे हुए हैं और उनसे भी हमने बात की है कि राजनाथ सिंह ने जो बात कही है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि कृषि मंत्री रह चुके हैं, बात हाँ ना में नहीं होनी चाहिए, बिंदुवार तरीके से होनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि आप जो हाँ ना पे टिके उससे भी आपको भी थोड़ा अपना रुख नरम करें? राजनाथ सिंह पे है कुछ विश्वास, राजनाथ सिंह पे विश्वास है। मुद्दे तो ये जाने, मुद्दे तो चलानी, कुकर चलानी, हम तो नु चाह रहे बिल्कुल खत्म करो।
और राजनाथ सिंह बीच में आके इसका समाधान करें। राजनाथ सिंह समाधान करें तो आपको लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कि आज कुछ दिशा और दशा बदलेगी? देखो, एक शैली है शुरू से आंदोलन की, सभी नेताओं की, जो सिरमौर बना रखे 30-40 लोग हैं। बिल वापसी की बात है, संशोधन की बात कोई है ही नहीं। जब 1 महीना हो गया बिल वापसी की बात करते हुए, आज संशोधन क्यों करना है? बिल वापस होगा तो घर वापस जाएंगे। ये चलिए ठीक है, भी घोषणा कर चलिए ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा इस बैठक का कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है कुणाल। लेकिन चलते हैं मंजीत नेगी के पास। मंजीत, जिस तरह से कई मुद्दों पर हालांकि रक्षा मंत्री ने बातचीत की, लेकिन चीन को लेकर लगातार उन्होंने ये भी बात की कि अभी तक जितने दौर की बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है, यथास्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन चीन जिस तरह से चालाकी करता रहा है, जो उसकी विस्तारवादी सोच रही है, ऐसे में भारत के लिए निपटना आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको? देखिए, फिलहाल रक्षा मंत्री और सरकार के रुख से साफ है कि अब सरकार एक आक्रामक रणनीति के तहत चीन के साथ आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि कल आपको याद है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने भी एक बड़ा बयान दिया था कल देर रात। उन्होंने कहा था कि चीन की वायुसेना और चीनी सेना एक सोची समझी रणनीति के तहत सरहद पर अपनी हवाई शक्ति को बढ़ा रही है। और अब रक्षा मंत्री ने जिस तरह से साफ किया कि अगर चीन के साथ फिलहाल जो सेनाओं की तैनाती है, भारतीय सेना की जो तैनाती है वो बनी रहेगी, क्योंकि बहुत सकारात्मक परिणाम अभी तक की जो करीब 8 से 9 राउंड की जो बातचीत हुई मिलिट्री स्तर की, उसके कोई नतीजे नहीं निकले। और अभी आपको याद होगा कि करीब 1 से 1.5 महीने का वक्त हो गया है, दोनों सेनाओं के बीच में सैन्य स्तर की कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी पिछले हफ्ते डिप्लोमेटिक लेवल पर WMCC की बातचीत जरूर हुई थी, जिसका रक्षा मंत्री ने जिक्र किया। लेकिन अब भारत के रुख से और खासतौर से रक्षा मंत्री ने जिस तरह से दो टूक कहा है कि अगर इस तरह के हालात बने रहे तो बहुत ज्यादा उम्मीद इस स्तर पर नहीं की जा सकती है। तो ये साफ है कि अब चाहे आने वाले दिनों में जो बातचीत होगी सैन्य स्तर की, तो भारत का रुख किस तरह का रहेगा। क्योंकि भारत एक लंबी लड़ाई के लिए सरहद पर जिस तरह की तैनाती है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सेनाओं की तैनाती है, और इस वक्त सबसे ज्यादा बर्फबारी है, आने वाले दिनों में और ज्यादा मुश्किल हालात होंगे, लेकिन भारत की तैयारी पूरी है और उसी बात को रक्षा मंत्री ने सामने रखा है। श्वेता। बिल्कुल मंजीत, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत की तैयारी पूरी है और रक्षा मंत्री भी ये बार बार कह रहे थे। लेकिन इस बार LAC पर जितनी तैनाती है हमारे सुरक्षा बलों की और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या कुछ कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ये आपको अब सुनवा देते हैं। नेशनल सिक्योरिटी जो है हमेशा भारत में एक गवर्नमेंट रोल या गवर्नमेंट ड्यूटी माना जाता था। इसे एक नागरिक को जोड़ना, इसको एक नागरिक के साथ जोड़ना, आम नागरिक को जोड़ना कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हर नागरिक के लिए एक ड्यूटी है। ये कहने में, ये मैसेज देने में आपकी सरकार थोड़ी बहुत कामयाब रही है पिछले 6 साल में। क्या ये एक सोची समझी एक प्लान था, एक सोचा समझा प्लान था, या फिर ये आपके पार्टी में या आपके मे बी RSS बैकग्राउंड या जो भी है, नेशनल सिक्योरिटी जो है इट्स इन योर नेचर, ये सही है? लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के बारे में मैं, चाहे पिछली सरकारें रही हूं, मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। क्यों? किसी को नहीं, किसी को आप नहीं। नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर जो भी बन सका है सबने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर मेरा मानना है कि कहीं पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी किसी भी सूरत में नहीं चलना चाहिए। जब राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा हो तो सारे देश को सारे भेदभावों को भूलकर एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। जितना बन सका पिछली सरकारों ने किया, और आज पिछले 6.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही है। और राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर और प्रबल भावना भारतवासियों के अंदर बहुत पहले से रही है। अब भारत के प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, मेडिवल हिस्ट्री हो, वह एंशिएंट हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखिए, बराबर जब भी अपने स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा हुआ है, भारत ने सदैव लड़ाई लड़ी है, हजारों वर्ष तक हम लड़ते रहे हैं। और किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। ऐसे में रक्षा मंत्री ने जो अब से थोड़ी देर पहले बातें कही है वो काफी अहम हो जाती है। क्या कुछ कहा है किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने, एक बार फिर से सुनते हैं। किसान आंदोलन में भी अंबानी, अडानी, इनका नाम बार बार आता है। जो नारे लगाए जाते हैं मोदी जी के पर्सनल खिलाफ लगाए जाते हैं,
तो वहां पर भी ये कहा जाता है कि ये जो कानून है ये इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के कुछ खास दोस्त या बीजेपी के जो खास हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके लिए है ये कानून। जो 20 वर्ष तक इस देश में मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में काम किया हो, बराबर जिस व्यक्ति को इस देश की जनता ने अपना समर्थन और प्यार दिया हो, उसके ऊपर इस प्रकार के जो बेबुनियाद निराधार आरोप चस्पा करने की कोशिश की जाती है, क्या इसका कोई औचित्य है? यदि यही रहा होता तो लगातार 20 वर्षों तक लगातार वो एक स्टेट के 14 वर्षों तक मुख्यमंत्री, 6 वर्षों तक प्रधानमंत्री इस देश के वो बने रहते। देश की जनता उनको यह अधिकार देती है। जहां तक प्रधानमंत्री का प्रश्न है, प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं में केवल व्यक्ति नहीं है, वो संस्था होता है। आज तक अपने राजनीतिक जीवन में शायद बचपन में कहीं कोई भूल हुई हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। अब जब से हमारी समझ बनी है राजनीति के बारे में, तब से अपने किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में भी मैंने कोई डेरोगेटरी रिमार्क, अपमानजनक शब्द कभी मैंने नहीं कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, मर जा, ये नारेबाजी होगी। मैं समझता हूं ऐसे जो नारे लगाता है उसको मैं किसान नहीं मानता हूं। और मैं सच बताऊं, रात को किसी टेलीविजन चैनल पर जब मैंने इसे देखा तो मैं आहत हुआ इससे। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, संस्था है। लोकतंत्र को मजबूत बनाकर रखना है तो इस देश की संस्थाओं को, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्य न्यायाधीश हो, न्यायाधीश हो, ये सब संस्थाएं हैं। इनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाकर रखना केवल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं बनती है। विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक बार हमारी पार्टी में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में किसी ने कुछ रिमार्क कर दिया था। मैं उसकी यहां चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन तुरंत मैंने उसे कंट्राडिक्ट किया था। कि ऐसे मैंने कहा प्रधानमंत्री के बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए उनके खिलाफ किसी डेरोगेटरी रिमार्क, अपमानजनक किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उस समय भी मैंने कहा था। और आज तक मुझे याद नहीं है कि अपने, चाहे वह कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे हमारे देवगौड़ा जी रहे हो, नरसिम्हा राव जी रहे, कोई रहा हो, किसी के बारे में अपमानजनक शब्द मैंने कभी प्रयोग किया हो, किसी को हमने कहा हो कि मर जा। जो प्रधानमंत्री कलेजा निकाल कर देश की सेवा कर रहा हो बराबर गरीबों के लिए, उसके लिए ऐसे नारे लगे। मैं अपने किसान भाइयों को कहूंगा कि इस प्रकार की नारेबाजी करने वाले लोगों को कृपया वो दूर रखें। तो संस्थाएं कमजोर होने लगती हैं, इंस्टीट्यूशंस जब कमजोर होते हैं, लोकतंत्र कमजोर होता है। बंगाल में चुनाव नजदीक है, इसका सबसे बड़ा सबूत है वहां हो रही हिंसा और सियासी बवाल। बुधवार को हावड़ा में टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की। तोड़फोड़ भी है और आगजनी भी, हंगामा भी है और कोहराम भी, सियासत भी है, साजिश भी है और सस्पेंस भी। तस्वीरें हावड़ा के शालीमार स्टेशन के बाहर की हैं। 10 से ज्यादा दुकानों और 4 बसों में तोड़फोड़ की गई। कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात को बेकाबू होते देख आरएएफ और कॉम्बैट फोर्स को उतारना पड़ा। बवाल शुरू हुआ टीएमसी के एक कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हत्या के बाद। 42 साल के धर्मेंद्र सिंह शाम के करीब 4 बजे अपने एक साथी को बिठाकर बाइक से घर जा रहे थे। शालीमार स्टेशन के 3 नंबर गेट के पास एक बाइक पीछे से उनके करीब पहुंची और बाइक सवारों ने 5 राउंड गोलियां दाग दी।
दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तृणमूल कार्यकर्ता को मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलते ही गुस्साए लोगों ने जमकर तांडव मचाया। हत्या किसने की, अभी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है, लेकिन सियासत सरपट सुलगने लगी है। सूबे के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता ने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या को सियासी साजिश जरूर बता दिया। पुलिस इंक्वायरी कर रहे, पुलिस आगे इंक्वायरी करे बाहर करो, परवर्तीकाले चिंता भावना होगा। तृणमूल कांग्रेस ने बिना नाम लिए वार किया तो बीजेपी ने नाम लेकर पलटवार किया और धर्मेंद्र सिंह की हत्या को आपसी गुटबाजी का नतीजा बता दिया। हम थोड़ा अरूप राय जी को याद दिलाना चाहते हैं कि लास्ट अगस्त 16 अगस्त भारतीय जनता पार्टी का नहीं, एक तृणमूल का ब्लड डोनेशन कैंप में, जहां पर यही धर्मेंद्र सिंह का पास से एक तो दूसरे का किसी का लाइसेंस प्राप्त रिवॉल्वर मिलता है और वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप में तृणमूल वाला इसी का धर्मेंद्र सिंह को मार के उसका मुंह से खून लेते हुए। तो हम लोग देखे हैं कि ये तृणमूल का गोष्ठी द्वंद्व है और ये गोष्ठी द्वंद्व का एक फल है, काहे कि ये तृणमूल लोग अपनों में लड़ाई कर रहे हैं और अपनों में लड़ाई करके ये उसी का फल है। हावड़ा से पहले नंदीग्राम में भी जमकर सियासी बवाल हुआ। शुभेंदु अधिकारी की रैली के लिए बस से पहुंच रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और बस में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। এখন এটা কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে টানাটানি চলছে, প্রশাসনিক ব্যাপার। আমার তো মনে হয় কেন্দ্র সরকার যখন পাঠিয়েছে, ডেপুটেশনে ডেকেছে, ওদেরকে যেতে হবে, আজ হোক কাল হোক যেতেই হবে। আর সেই জন্য রাজ্য সরকার যদি মনে করে তাকে ট্রান্সফার করে দিলাম, প্রমোশন করে দিলাম, তার হাত থেকে বেঁচে আমাদের সম্ভব নয়। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे हत्या, हिंसा और हंगामा बढ़ता जाएगा। हावड़ा से वैद्यनाथ झा के साथ आज तक ब्यूरो। साल की सबसे बड़ी पार्टी कैंसिल हो गई है। हम न्यू ईयर पार्टी की नहीं बल्कि रजनीकांत की पॉलिटिकल पार्टी के प्लान के खत्म होने की बात कर रहे हैं। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत ने यह ऐलान कर दिया है कि वो राजनीति नहीं करेंगे। அரசியல் மாற்றம், ஆட்சி மாற்றம் இப்போ இல்லைன்னா எப்பவும்। तमिलनाडु बदलने निकले दक्षिण के सुपरस्टार के इरादे महीने भर के अंदर ही बदल गए। हैदराबाद में अस्पताल से निकलते रजनीकांत ने राजनीति से हाथ जोड़ लिए। अपने फैन से माफी मांगते हुए रजनीकांत ने खराब सेहत को वजह बताकर अपनी सियासी पार्टी बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया। रजनी ने कहा, खराब सेहत के बावजूद राजनीति में आने का ऐलान कर वीरता नहीं दिखाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे समर्थक परेशान। मैं जानता हूं कि मेरे इस फैसले से फैंस को निराशा होगी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। रजनीकांत दक्षिण के सुपरस्टार हैं। फैंस के लिए वो भगवान है, जिनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 25 दिसंबर को रजनीकांत ने ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव और थकान होने की शिकायत की। 2 दिन इलाज चला। अस्पताल से बाहर निकलते ही रजनी ने राजनीति में एंट्री के प्लान की छुट्टी कर दी। राजनीति से रजनीकांत का रिश्ता बहुत पुराना है। 90 के दशक में रजनीकांत जयललिता की हार की वजह बने, जब उन्होंने 1996 के विधानसभा चुनाव में जयललिता की आलोचना की। इसके बाद लगा कि रजनीकांत अपनी लोकप्रियता बनाने राजनीति में आ सकते हैं। कांग्रेस ने भी उनके साथ लड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके 6 साल बाद 2002 में रजनीकांत ने जन आंदोलन शुरू करने की बात कही। 2004 में बीजेपी AIADMK के पक्ष में वोट देने की अपील की। 2014 में कहा कि वो राजनीति में आने से नहीं डरते और 2017 में साफ साफ राजनीति में आने का ऐलान कर दिया। ये सुनकर रजनीकांत के प्रशंसक इस तरह से ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगे, लेकिन रजनी ने एक बार फिर इरादा बदल दिया। 3 साल बाद रजनीकांत अपने फैंस के दिल में एक बार फिर उम्मीद जगाए, लेकिन उनके एक और यूटर्न ने फैंस की उम्मीदों को नाउम्मीदी में बदल दिया। उद्धव ठाकरे से लंबी जंग के बाद आखिरकार कंगना रनौत मुंबई लौट आई हैं और मुंबई आते ही उन्होंने सिद्धिविनायक के दर्शन किए। कंगना ने कहा कि उन्हें मुंबई में रहने के लिए गणपति के परमिशन चाहिए, ना ही किसी और की।
उद्धव ठाकरे से अदावत के बाद कंगना रनौत मुंबई पहुंची तो सिद्धि विनायक के दरबार में गईं। देखिए, मुझे यहाँ पे रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ गणपति जी की परमिशन चाहिए और मैंने किसी से कोई परमिशन नहीं मांगी है, सिर्फ गणपति जी से परमिशन मांगी है। कंगना सिद्धि विनायक के दर्शन करने के लिए मराठी मुलगी बनकर पहुंची थी। उन्होंने मंदिर जाने के लिए महाराष्ट्रियन कपड़े पहने थे। कंगना रनौत जब मंदिर गईं तो उनके कंधे पर केसरिया रंग का गमछा दिखाई दिया। पिछले दिनों कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे के बीच तगड़ी जंग चली। शिवसेना ने कंगना के घर पर बुलडोजर तक चलवा दिया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 9 सितंबर को कंगना के घर पर बुलडोजर चला था। इसके बाद हाईकोर्ट ने कंगना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि बीएमसी का एक्शन दुर्भावनापूर्ण था। हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए थे। अब कंगना ने अपने टूटे हुए ऑफिस मणिकर्णिका की मरम्मत शुरू करवा दी है और कोर्ट से मुआवजे की मांग भी कर रही हैं। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। और देश के कई पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाके शीतलहर से परेशान हैं। कल साल का आखिरी दिन है, पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत के जश्न का दिन है। लेकिन कोरोना के खतरे के साथ बर्फबारी और सर्दी ने नए साल की पार्टियों पर खतरा पैदा कर दिया है। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के चलते जबरदस्त ठंड पड़ेगी। इसके साथ ही नए साल का स्वागत भी कड़ाके की ठंड के साथ होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने का अनुमान है, इसलिए उस दिन ठंड ज्यादा होगी। कोल्ड वेव की सिचुएशन कल और परसों 2 दिन हमारे पास निश्चित तौर पर बनी रहेगी। कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव भी एनसीआर में 1-2 जगह पर हो सकता है। हाँ, देखिए, जो ये सिचुएशन है हमारे पास, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हुआ है उसके बाद विंड डायरेक्शन में हमारे पास चेंज हुआ है। तो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ रही हैं, जो कि अभी रिसेंटली आप कहते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई है, वहाँ से हमारे चल के आ रही है, इसलिए तापमान में इतनी गिरावट आई है। एक तरफ तो नए साल का स्वागत ठंड से होगा, दूसरी तरफ कोरोना के चलते नए साल की पार्टियों पर दिल्ली से लेकर ओडिशा तक पहरा लगाया गया है। दिल्ली में शांति के साथ सेलिब्रेशन होगा और पुलिस की परमिशन लेनी होगी। नोएडा में कोविड नियमों के तहत न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा। मुंबई में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू है। हिमाचल प्रदेश में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थानों पर पार्टी बैन है। पंजाब में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जश्न मनाने की इजाजत है। राजस्थान में न्यू ईयर पर पार्टी और पटाखों की इजाजत नहीं है और 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले इलाके में कर्फ्यू है। साथ ही 7 बजे बंद होंगे बाजार। गुजरात में सार्वजनिक जगहों पर कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। ओडिशा में 31 दिसंबर को सेलिब्रेशन पर बैन है। इन पाबंदियों के चलते दिल्ली से लेकर मुंबई तक होटल वाले रो रहे हैं। सारे साल में एक वो ही दिन होता है 31 को या क्रिसमस ईव पे, जो थोड़ी बहुत लोगों की रिकवरी हो जाती है। और जैसे मैंने अभी कहा कि अभी 40-50% ही अभी रिकवरी हुई है और उस रिकवरी में अगर आप ये बंद कर देंगे तो वो डैम्पनर हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में नए साल की पार्टी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, तो मुंबई में 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू के साथ धारा 144 भी लगा दी गई है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।